क्या ध्रुव राठी, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार जैसे यूट्यूबर से ये सरकार इस कदर परेशान हो चुकी है, इस कदर इन यूट्यूबर्स ने सरकार के नाक में दम कर दिया है कि सरकार अब नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, एक बहुत ही चिंताजनक खबर है जो एक यूट्यूब पत्रकार के तौर पर मेरे लिए डराने वाली है और यूट्यूब के दर्शक के तौर पर आपके लिए भी डराने वाली है। इसीलिए मुझे लगा कि ये खबर मैं आपके सामने जरूर रखूं। दोस्तों, हम जैसे यूट्यूब पत्रकार अब तक आज़ादी से, निर्भीकता से अपनी बात बोलते रहे हैं, क्योंकि जो काम हम टेलीविजन में नहीं कर सकते, जो काम हम अखबार में नहीं कर सकते, वो हम यूट्यूब में कर सकते हैं। और यही बात इस सरकार को शायद अखर रही है इस हद तक कि सरकार हमारे जैसे यूट्यूब पत्रकारों के खिलाफ बाकायदा कानून लाने वाली है। इस कानून में कैसे हमारे जैसे यूट्यूब पत्रकारों पर शिकंजा कसेगा, ये डर हमारे जैसे पत्रकारों के बीच पनप रहा है, ये सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूँ। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि इस चुनाव में YouTube ने कितना गहरा प्रभाव छोड़ा है। मैं लगातार ये बात कह रही हूँ और मजबूती से कह रही हूँ। 2014 का चुनाव आखिरी चुनाव था जो टीवी पर लड़ा गया था। 2019 का चुनाव लड़ा गया था व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, लेकिन 2024 का चुनाव पूरा का पूरा यूट्यूब पर लड़ा गया था। हमारे जैसे यूट्यूब के पत्रकार जो बात बोल रहे थे, अंत में नतीजा लोकसभा चुनाव का वही निकला। हमारे जैसे यूट्यूब के पत्रकार चुनाव के दौरान जो बात बोल रहे थे, एग्जैक्टली वही हुआ। हमारे जैसे यूट्यूब के पत्रकार लगातार चुनाव के बीच में बोल चुके थे कि स्मृति ईरानी 1 लाख से ज्यादा वोटों से हारेंगी। ये तो मैंने आपको बता दिया था जब अमेठी में वोटिंग जिस दिन खत्म हुई थी, उसके शाम को ही मैंने आपको बता दिया था कि स्मृति ईरानी का जीतना चमत्कार होगा अगर स्मृति ईरानी जीत गई तो क्या वाकई में हमारे जैसे यूट्यूब पत्रकारों की आवाज, बुलंद आवाज सरकार को इतना परेशान कर रही है? दोस्तों, सरकार ब्रॉडकास्ट बिल का नया मसौदा लेकर आई है और अब जानकारी मिली है कि ब्रॉडकास्ट बिल के नए मसौदे में न्यूज इन्फ्लुएंसर्स को इसमें शामिल किया जाएगा। मतलब वो यूट्यूबर जो न्यूज वाली खबरें दिखा रहे हैं, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। इसकी क्या पेचीदगियां हैं मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले पूरा मामला समझिए। दोस्तों, इसमें बाकायदा डिजिटल समाचार प्रसारक के तौर पर श्रेणी बनाई जा सकती है। ये ब्रॉडकास्ट सेवा नियम बिल 2024 का दूसरा मसौदा है और अगर ये आ जाता है तो 1995 में जो टीवी नेटवर्क कानून बना था, ये उसकी जगह ले लेगा। इस बिल का मसौदा राय लेने के लिए अभी स्टेक होल्डर्स से इस पर बात की जा रही है। लेकिन अजीब बात यह है दोस्तों कि हमारे जैसे यूट्यूब के पत्रकारों से तो इस पर कुछ पूछा ही नहीं गया। OTT प्लेटफॉर्म से पूछा जा रहा होगा क्योंकि वो भी इस कानून के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं पता कि किस यूट्यूब पत्रकारों को बुलाया गया होगा, क्योंकि अगर हमको इस श्रेणी में डाला जा रहा है तो हमसे तो बात की जाएगी ना, हमसे पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, कम से कम हमारी सुनी तो जानी चाहिए। लेकिन अब तक यूट्यूब के किस पत्रकार से इस बाबत सरकार ने बात की है? अभी तक इस बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये संभव है कि ये जो ड्राफ्ट सरकार पेश करेगी, इसमें जो यूट्यूबर्स नियमित रूप से सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं या ऑनलाइन कंटेंट, करंट अफेयर्स के बारे में लिखते हैं, उन्हें डिजिटल समाचार प्रसारकों के रूप में इस श्रेणी में रखा जाएगा। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मुद्दे पर मजबूती से बहुत से लोगों ने अपनी बात रखी। जैसे पत्रकार रोहिणी सिंह, उन्होंने बोला कि जब फल और ढाबों वालों के लिए कहा जा सकता है कि अपना नाम उजागर करो, तो फिर बड़ा सवाल ये है कि उन एंकर्स और उन न्यूज़ चैनल्स के एडिटर्स का क्या, जो खुलेआम देश में नफरत फैला रहे हैं, इनके नाम क्यों नहीं उजागर होते हैं? ऐसे बहुत से संपादक हैं, ऐसे बहुत से प्रोड्यूसर्स हैं जो लिखते हैं, जो बुलवाते हैं एंकर, तो उनके इशारे पर ही काम करता है। उन संपादकों के नाम क्यों नहीं जारी किए जा सकते हैं? ये सब तब हो रहा है दोस्तों जब हाल के सालों में सुप्रीम कोर्ट ने इन न्यूज चैनल्स को लेकर किस तरह की टिप्पणियां की हैं लगातार। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने तो बकायदा हर्जाने की जो रकम थी कह दिया कि 1 लाख भी कम है, बढ़ाइए इसको। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के सालों में न्यूज चैनल्स को लेकर फेक न्यूज का प्लेटफॉर्म तक कह दिया, यहां तक कह दिया कि ऐसे नफरत फैलाने वाले एंकर्स को ऑफ एयर क्यों ना किया जाए, उनको मतलब एंकरिंग से क्यों ना हटाया जाए। उसके बावजूद भी आप देखिए ऐसे कई एंकर्स, अमन चोपड़ा उनमें से एक है, जिनको फेक न्यूज फैलाने के नाम पर उनके घर में, उनकी दहलीज तक पुलिस पहुंच गई थी। जी न्यूज के एक पत्रकार है, फेक न्यूज फैलाई, दहलीज तक पुलिस पहुंच गई। और तो और दोस्तों, ये वही एंकर्स हैं जिन पर NBDSA ने भी कई प्रोग्राम्स पर जुर्माना लगाया। उसके बावजूद भी न केवल अपने चैनल के स्टार एंकर हैं, बल्कि मोदी जी इनको इंटरव्यूज देते हैं। और हमारे जैसे पत्रकारों को अब एक कानून में, कैसे कानून में शामिल किया जा रहा है जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, हमसे बात ही नहीं की गई है।
दोस्तों इस पूरे के पूरे मसले में पत्रकार और यूट्यूबर रवीश कुमार कहते हैं, क्या ये लोग ब्रॉडकास्टर्स या ओटीटी नहीं हैं जिनके लिए कानून आने वाला है? इन पर कौन सा कानून लागू होता है? इसी का हिसाब बताइए सरकार की दुनिया में इस थर्ड क्लास मीडिया का क्या स्टैंडर्ड है जो कानून बना रही है बाकियों के लिए। बात बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारे जैसे यूट्यूब के पत्रकारों को आपने कानून के दायरे में रखना है, रखिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। हमसे बिना बात करे, वैसे भी सरकार को अगर कुछ करना होगा हमसे वो बात करे ना करे वो कर लेगी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि हमारे जैसे पत्रकारों पर तो आप शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि ये जो देश में खुलेआम नफरत फैला रहे हैं पिछले 10 साल से, अगर कोई केजरीवाल को चुन ले, मोदी को खारिज कर दे, मोदी को हरा दे, तो ये एंकर कहते हैं कि ये लोग अनपढ़ हैं, ये लोग मुफ्तखोर हैं। ऐसे एंकर जो खुलेआम देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उन पर कोई शिकंजा कसेगा कि नहीं कसेगा? बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मसले की पेचीदगियां बहुत गहरी हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ध्रुव राठी हैं। अब ध्रुव राठी ने हाल के दिनों में बहुत सी मोदी सरकार की आलोचना करती वीडियोस बनाई कि नहीं बनाई, लेकिन ध्रुव राठी तो जनरली भी वीडियोस बनाते हैं। अभी उन्होंने बांग्लादेश पर एक वीडियो बनाई है, ब्लैक होल पर उन्होंने वीडियो बनाई है, वर्ल्ड वॉर पर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर पर उन्होंने वीडियो बनाई है। उनका आप यूट्यूब चैनल देखिए तो बहुत बड़ा कंटेंट साइंस, टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, अलग अलग चीजों पर वीडियो बनाते हैं वो। तो दोस्तों ऐसे कंटेंट क्रिएटर को किस श्रेणी में रखा जाएगा? मतलब ध्रुव राठी जैसे बहुत से कंटेंट क्रिएटर हैं जो चुनाव आता है तो चुनाव पर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वो वही खबर है जो लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ट्रेंडिंग है वो, तो लोग उसी पे वीडियो बनाते हैं। लेकिन जनरली वो दुनिया भर के अलग अलग मुद्दों पर भी वीडियो बनाते हैं, दुनिया भर के अलग अलग मुद्दों पर। तो ध्रुव राठी को भी क्या आप इन पत्रकारों की श्रेणी में डाल देंगे? और दोस्तों बहुत से ऐसे कोचिंग गुरुज हैं जिनकी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है यूट्यूब में, बहुत मतलब मिलियन में उनके व्यूज आते हैं। वो देश के लगातार राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करते रहते हैं, राजनीतिक माहौल पे वीडियोस बनाते हैं। उनको आप करंट अफेयर्स पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो जिस कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, उसमें करंट अफेयर्स की ज़रूरत होती है एग्जाम में। तो उन करंट अफेयर्स पर खूब सारी वीडियोज़ वो कोचिंग गुरुज बनाते हैं। तो क्या आप उनको भी पत्रकार मानेंगे? मतलब आप सोचिए, हर वो आदमी जो न्यूज़ का कंटेंट बना रहा है, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो इस श्रेणी में आता है कि नहीं आता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हमें इस श्रेणी में डाला जा रहा है तो हमारा कंपैरिजन किसके साथ है? टीवी जर्नलिस्ट के साथ है ना, टीवी में काम करने वाले लोगों के साथ है। संसाधनों में तो बहुत फर्क है दोस्तों। मैं इस वक्त अपने घर के बेडरूम के कोने में बैठकर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपने टूटे हुए ट्राइपॉड पर रखकर फोन को। मैं खुद ही अपना वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, खुद ही फ्रेम सेट करती हूँ, और फिर जो मेरे एडिटर हैं वो इस वीडियो को एडिट करके आपके सामने पेश करते हैं। तो हमारा तो संसाधन ऐसा है कि हम 2 लोग काम कर रहे हैं, इस तरह से चलता है। हम लोगों को आप किन के साथ डाल रहे हैं? टेलीविजन के पत्रकारों के साथ डाल रहे हैं, जिनकी अपने आप में एक पूरा का पूरा सिस्टम है। मतलब कितने सारे लोग काम करते हैं। अगर किसी न्यूज़ चैनल को कोई लीगल नोटिस आ जाए तो एंकर थोड़ी उसको झेलता है, सीधा उसकी लीगल डिपार्टमेंट झेलती है। हमारे पास कौन है? संसाधनों के लिहाज से, ऑडियंस के लिहाज से भी हम बहुत कम हैं। कोई भी यूट्यूबर हो सकता है कि बहुत बड़ा यूट्यूबर हो, लेकिन टेलीविजन तो आज भी देश का सबसे बड़ा माध्यम है ना। टेलीविजन पे आज भी लोग बड़े स्तर पर देखते हैं टीवी, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में ना देखें, छोटे शहरों में, गांव देहात में देखते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े मुद्दे पर सरकार अगर कुछ लेकर आ रही है, कानून लेकर आ रही है, तो उन्हीं लोगों से बात नहीं कर रही है जिसको इस कानून में शामिल किया जा रहा है। और दूसरी बात, जैसे आप कानून में शामिल कर रहे हैं जिन कंटेंट क्रिएटर्स को, क्या वो केवल न्यूज़ का कंटेंट पोस्ट करते हैं? कैसे डिसाइड होगा कि कोई कंटेंट क्रिएटर न्यूज़ का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है या कोई कंटेंट क्रिएटर न्यूज़ का कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है? आप इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे? हो सकता है कोई चीज मेरे लिए न्यूज हो, करंट अफेयर्स हो, आपके लिए ना हो। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या ये सब कुछ यूट्यूब पत्रकारों पर लगाम लगाने के लिए हो रहा है? और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।